मॉर्निंग टू ऑल। मैं राजेंद्र कुमार झा, सरस्वती विद्या मंदिर गुलाब बाग। आज क्लास 10th के सोशल साइंस पेपर हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के संबंध में भैया बहनों को कुछ मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। अभी सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से हम लोग रियल में बहुत ही डिस्टेंस में हैं। सभी भैया बहन अपने अपने घर में होंगे और रियल में अभी सेल्फ स्टडी करने का समय आप लोगों को मिला है। आशा है आप लोग अवश्य घर पर कुछ अध्ययन कार्य करते होंगे और ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है इसके बारे में भी कुछ सोचते होंगे कैसे इससे निजात पाया जाए, क्योंकि आप सभी क्लास 10th के भैया बहन हैं और आपकी समझदारी उस हिसाब से है कि आप कुछ समाज के लिए सोच सकें। और जैसा कि विषय भी हमारा सोशल साइंस है। सोशल साइंस केवल किताब तक सीमित रखने की चीज़ नहीं है, ये समाज से, सोसाइटी से जुड़ी हुई एक विषय है। अगर इसको एक लेक्चर के माध्यम से केवल एक क्लास और क्लास की पढ़ाई तक सीमित रखा जाए तो फिर इसका औचित्य नहीं बनता है इस सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट का औचित्य तब बनता है जब हम सभी भैया बहन इसका इम्प्लीमेशन अपने सोशल लाइफ में करें। चैप्टर में हम लोग देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप अपने बुक के फर्स्ट पेज पर देखेंगे, उसमें एक फ्रेडरिक सोरियो का प्रिंटेड एक पिक्चर है, इमेजिनेशन है, जिसमें दिया है कि द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक प्रिंट बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848 में प्रिंट किया हुआ एक कलाकार का एक काल्पनिक तस्वीर आप देखेंगे, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक वीमेन फिगर है जो एज ए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में वो खड़ी है और उसके सामने ट्रेन की तरह एक लंबी कतार में मेन एंड वीमेन एक लंबी कतार में लोग खड़े हैं, जिसका उद्देश्य है कि रिपब्लिक डेमोक्रेटिक को लाना। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मोनार्की को समाप्त करके और वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थापना करना। ये कल्पना है फ्रेडरिक सोरियो का। तो उस कल्पना के माध्यम से फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो कल्पना है उस कलाकार की वो आगे चल करके साकार हो गई है। तो उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके नीचे जो दिया हुआ है, अभी हम लोग केवल एक पॉइंट को ले रहे हैं और उसको डिफाइन कर रहे हैं। फिर आपको थोड़ा स्टडी करना आपका काम है। आपको सोशल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट है, अगर एक बार आप थोड़ा स्टडी नहीं करेंगे तो फिर विषय वस्तु को समझना कठिन होता है। और आप यह भी जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम भी पढ़ाते आ रहे हैं कि कोई भी विषय है जैसे सोशल साइंस है, खास करके इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो सभी चैप्टर के बीच से कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके लिए आवश्यक यह है कि एक एक लाइन को हम ठीक से समझें और पढ़ें, तब ये संभव है कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर था नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो अगर हम नेशन और नेशनलिज्म को नहीं समझते हैं तो फिर ये विषय को समझना कठिन हो जाता है कि नेशन है क्या, नेशनलिज्म क्या है। ये दोनों बात है कि नेशन क्या है। तो नेशन के बारे में जैसे आप बुक में देखेंगे, उसमें एक बॉक्स में दिया हुआ है अर्नेस्ट रेनन के बारे में कि उन्होंने नेशन को कैसे डिफाइन किया है। उसको आप बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि बुक अभी तो यहाँ अवेलेबल नहीं है और फिर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताना भी आवश्यक नहीं है, वो तो आपका काम है, आप पढ़ेंगे। कि नेशन के बारे में ऐसा कहा गया कि नेशन इज अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज,
टेरिटरी, हिस्ट्री, एथनिटी और साइकोलॉजिकल मेकअप मैनिफेस्टेड इन अ कॉमन कल्चर। कहने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र मतलब होता है, राष्ट्र कोई वस्तु या कोई चीज का नाम नहीं है, राष्ट्र एक विचारधारा है। राष्ट्र में ओवरऑल सब कुछ आ जाता है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी जिसका कि विचारधारा सबसे मिलता जुलता हो, उसको हम नेशन कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। और हमको यह भी जानना चाहिए कि ये जो नेशन है, राष्ट्र की परिकल्पना है, ये परिकल्पना कब आई? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके बाद ये परिकल्पना आई। और नेशन से रिलेटेड एक वर्ड है नेशनलिज्म। जैसे अभी वर्तमान जो परिस्थिति समाज में या हमारे देश में या पूरी दुनिया में अभी जो ये ग्लोबल एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम लोग देख रहे हैं, तो इसको नेशन और नेशनलिज्म से हम उसको बढ़िया से जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अभी अपने देश में या दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग जो एक कानून है, वहाँ के जो प्रधान है, वहाँ की व्यवस्था है, उन्होंने एक कानून तय कर दिया है। जैसे हम लोग लॉकडाउन में हैं, विद्यालय बंद है, सभी संस्थान बंद हैं, लोग घर बैठे ऑनलाइन आदि आदि भिन्न भिन्न तरह से लोग अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर आप आराम से नेशनलिज्म का उदाहरण दे सकते हैं कि इसको नेशनलिज्म कहा जा सकता है। क्योंकि अभी प्राय जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ तक कहिए कि जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, मूर्ख लोग भी हैं, उसको भी ये समझ में आ गया है कि नहीं, ये राष्ट्र में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है और इसको एक राष्ट्रवाद के रूप में, राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में लोगों ने लिया। और वो सभी सरकार के कानून की और उसके नियम का पालन लोग ठीक से सख्ती से कर रहे हैं। अगर ये राष्ट्रवाद की भावना यहाँ नहीं आती तो अभी इस लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की पॉलिटिक्स कर लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये समस्या सार्वजनीन है और ये समस्या ग्लोबल है, ये समस्या पूरे नेशन की है, पूरी दुनिया की है, तो सभी लोग समझ गए हैं। तो इसका आप उदाहरण, एक नेशनलिज्म का उदाहरण वर्तमान परिस्थिति से आप इसको ले सकते हैं। इसीलिए नेशनलिज्म जो है वो क्या है कि द डिजायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज एटसेट्रा, ये इसको नेशनलिज्म कहा जाता है। ये नेशनलिज्म ये हो गया। और एक हम लोग इसके बारे में जो प्रिंटेड एक वहाँ फ्रेडरिक सोरियो का प्रिंट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा किए। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 बातें सामने आई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इसके बारे में हम सभी क्लास 9th में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। और ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीनों चीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही यूरोप में आई थी। और इससे पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले आइडिया ऑफ नेशन, व्हाट इज नेशन, इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले समस्त यूरोप में, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में लोग मोनार्की से त्रस्त थे, राजतंत्र था और उसी के तहत लोगों का जीवन यापन हो रहा था। लेकिन यह एक भावना, यह नेशन और नेशनलिज्म की भावना फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जब आई तो फिर इसका स्प्रेड होने लगा और ये फैलने लगा। और आफ्टर द स्प्रेडिंग द न्यूज ऑफ द रिवॉल्यूशन इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, यूरोप के बहुत सारे शहर में जो स्टूडेंट्स थे, इसके बाद और जो अदर मिडिल क्लास के लोग, एजुकेटेड लोग थे, वो सभी लोग बड़ा ही तीव्रता पूर्वक इसके बारे में उसको पता चल गया कि नेशनलिज्म क्या होता है और अब तक हम लोग मोनार्की में किस तरह से जीवन यापन कर रहे थे। तो वो लोग, उन लोगों में एक जागृति आई और उसके दरमियान एक जैकबिन क्लब की स्थापना हुई, सेटअप हुआ, जैकबिन क्लब सेटअप हुआ। और जैकबिन क्लब जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा एक तरह से कहा जाए कि संचालित था। और वो जैकबिन क्लब के द्वारा ये सारी बातें पूरे, उसका एक तरह से कहा जाए कि एक फौज, एक युवाओं की फौज, एक उसका एक मैसेंजर तैयार हुआ और यूरोप के विभिन्न कंट्रीज में, विभिन्न क्षेत्र में ये बातें फैलने लगी।
और इसी के तहत हम लोग यह भी देखेंगे कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पहले पढ़े हम लोग, फिर बाद में इसकी चर्चा करेंगे। अभी इसमें डिटेल में नहीं है और डिटेल में जाना भी नहीं है कि नेपोलियन बोनापार्ट नेशनलिज्म के प्रसार में पहले उसका बहुत ही महत्व था, काफ़ी योगदान उसका था। और उस दरमियान नेपोलियन बोनापार्ट जो है उस दरमियान बहुत सारे कार्य कर चुके थे वहाँ पर फ्रांस में, यूरोप में। हालांकि ये सही है कि बाद में फिर से उन्होंने, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिर से नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो मोनार्की को ही एक तरह से ले आए थे। और लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हम देख सकते हैं सिविल कोड, जिसको नेपोलियन कोड कहा जाता है। 1804 में ये नेपोलियन कोड आया था, सिविल कोड आया था। और आज का जो यह क्लास है इसमें आप सबके लिए अभी हम बता दे रहे हैं कि आप सभी इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। आपको डिफाइन करना है सिविल कोड को, डिफाइन कर देना है। नेशनलिज्म क्या है इसको डिफाइन करना है। ये सब आपका एक तरह से होमवर्क कहा जाए या फिर एक तरह से नोट्स आपको बना लेना है इस पर पढ़ करके। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये बातें सामने आई, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फिर नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। और नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बहुत सारे सुधारात्मक कार्य, जैसे कि वेट और मेजर सिस्टम पूरी दुनिया में अलग अलग था। अब कहीं यदि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है तो कहीं 950 का, कहीं 900 का, कहीं 1050 का, आदि आदि। तो और बहुत सारे बैरियर्स भी लगे हुए थे। एक कोई व्यापारी को कोई एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत जगह टैक्स से गुजरना पड़ता था। तो ये सभी सिस्टम को नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, तो अपने सुधारात्मक अभियान के द्वारा उन्होंने ठीक कर दिया था। और बाद में फिर मोनार्की और उसमें जो डिफेक्टिव है वो फिर आया। तो ये बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है। अगला टॉपिक हमारा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और थोड़ी चर्चा इस पर हम करेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही नेशनलिज्म का है। और ये नेशनलिज्म पूरे यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म आया उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यूरोप में मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म है, लेकिन इससे पहले हमको जानना चाहिए कि नेशनलिज्म से पहले यूरोप की स्थिति क्या थी। तो यूरोप की स्थिति थी कि एकीकृत राष्ट्र वहाँ नहीं था। एक नेशन स्टेट्स जो होते हैं वो नहीं थे वहाँ पर। वहाँ अलग अलग तरह के विभिन्न राजनीतिक, छोटे छोटे राजनीतिक दल, विभिन्न पार्टियाँ और विभिन्न मत, हर तरह का प्रत्येक सिस्टम जो है वो अलग अलग था। तब एकीकृत जो शब्द है वह इससे अलग था, जब तक कि नेशनलिज्म पूरे यूरोप में नहीं फैल चुका था। वहाँ राजशाही, पूरा राजशाही, राजतंत्र ये सब में बटा हुआ था और निरंकुश राजशाही व्याप्त था यूरोप में। जब ये नेशनलिज्म का वहाँ पर स्प्रेड हुआ तो उसके बाद फिर वहाँ की व्यवस्था बदली और वहाँ के लोगों में एक नया उत्साह आया। और फिर उसके बाद जो हम देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा होगा बुक में एरिस्टोक्रेसी का, एरिस्टोक्रेसी न्यू मिडिल क्लास। तो आप यह कह सकते हैं कि 2 तरह के वर्ग वहाँ थे। एक एरिस्टोक्रेट लोग थे। एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? कुलीन वर्ग के लोग, जो कि राजा या राज परिवार के इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग होते हैं, जो विशेष सुविधा प्राप्त लोग होते हैं, वो एरिस्टोक्रेट हो गए। और उसके बाद एक नया वर्ग जो न्यू मिडिल क्लास के वर्ग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, पढ़े लिखे लोग इसमें इस कैटेगरी में आते थे। तो ये दोनों ये जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, ये इसके द्वारा काफ़ी हद तक वहाँ पर ये निरंकुश राजशाही का अंत हुआ। और फिर क्योंकि ये वेल एजुकेटेड लोग थे और ये समस्याओं से गुजर रहे थे, तो इनको लगा कि नहीं, परिवर्तन आवश्यक है, और इन्होंने एरिस्टोक्रेसी का वहाँ विरोध किया। भैया बहन, आज हम अपने इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप सबको एक होमवर्क देते हैं कि पहला होमवर्क तो आपके लिए है कि आपको थोड़ा स्टडी करनी है। आप पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो समय है वो विषम परिस्थिति से समय गुजर रहा है। पता नहीं कब हम लोग क्लास रेगुलर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा स्टडी करेंगे और एरिस्टोक्रेसी, नेशनलिज्म, सिविल कोड या नेपोलियन कोड, इसके बारे में आप ठीक से एक नोट्स तैयार करेंगे। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं आप सबसे। धन्यवाद।